हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज ज्योतिष पे चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ज्योतिष के लिए, ठीक है। यह विषय ज्योतिष का है। जो ज्योतिष के सीखने वाले हैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो काफ़ी सरल तरीके से आपको ये बताया जाएगा किस तरीके से राशियां काम करती है, नक्षत्र कैसे काम करते हैं और चंद्रमा का रोल, ठीक है। चंद्रमा ही तो मेन है भैया, वही तो राशि तय करता है, वही तो विंशोत्तरी दशा तय करता है। और किस तरीके से कुछ राशियों में गंडमूल की जो राशियां होती है, गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं वो, ठीक। आपने सुना होगा कि चंद्रमा यदि कुंभ राशि में और मीन राशि में रहेगा तो पंचक लग जाता, पंचक के नक्षत्र, ठीक है, सरल तरीके से। तो अपना जो मुखड़ा जो है मैं इसको छोटा करता हूँ, काम की बात है तो वही अपन देखेंगे। मेरा चेहरा आपको दिखे कि नहीं दिखे कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक। तो ये मान के चलो कि ये मेरी एक तालिका है, आपको समझाने के लिए बनाया ना, बड़ी ज़ोरदार तालिका है, इसका उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है। देखो आपकी मेष राशि हमेशा जो है इसमें इतने चरण होंगे। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होंगे, भरणी के 4 चरण होंगे और कृतिका का 1 चरण होगा। ये मेष राशि कहलाती है। मेष राशि कैसे बनती है? मेष राशि अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण, ये मेष राशि बन गई। इसी तरीके से मेष राशि बनेगी। जब भी चंद्रमा आपका जब भी मेष राशि की बात आएगी तो आपके अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण की ही बात होगी। ये गणित है, ये चेंज नहीं होता। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते, तो देखो एक नक्षत्र अश्विनी, ठीक है। अब अश्विनी के हमने यहाँ पे अश्विनी के 4 चरण बताया आपको। ये देखो, ये अश्विनी नक्षत्र और इसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ठीक। अब तो ये तो अश्विनी का हो गया। चलो भरणी का बताते हैं आपको। भरणी जो है, भरणी स्टार्ट होगा, कृतिका का जब प्रथम चरण होगा वो भरणी है, ठीक है। कृतिका का प्रथम चरण भरणी है, समझ गए। और कृतिका का द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, यहां तक रहेगा ये कृतिका नक्षत्र और ये रोहिणी नक्षत्र। और मृगशिरा का ये 2 नक्षत्र है। तो वृषभ राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? एक कृतिका नक्षत्र आएगा, रोहिणी नक्षत्र आएगा और मृगशिरा नक्षत्र आएगा। तो 3 राशियों, 3 नक्षत्र से मिलकर क्या बनती है? वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि है, कितने नक्षत्रों से मिलकर बनी? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। चलते हैं जय मिथुन से। मिथुन राशि मृगशिरा से बनी, आद्रा से बनी, पुनर्वसु से बनी, ठीक। आगे चलते हैं। कर्क राशि किससे बनती है? पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। जब भी किसी की कर्क राशि होगी, ठीक है, चलो आपकी कर्क राशि हो तो या तो आपका पुनर्वसु नक्षत्र होगा चतुर्थ चरण, या तो आपका पुष्य नक्षत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होगा, या तो आपका आश्लेषा नक्षत्र होगा। जिसकी भी कर्क राशि है उसके यही 3 नक्षत्र हो सकते हैं, या तो पुनर्वसु होगा, या पुष्य नक्षत्र होगा, या आश्लेषा होगा, ठीक। जिसकी सिंह राशि है उसका मघा नक्षत्र होगा, या तो उत्तरा फाल्गुनी होगा या उत्तरा फाल्गुनी होगा। ये गणित है, ठीक है। इसी तरीके से कन्या राशि में 3 नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ठीक है। उसी तरीके से तुला राशि, आपको दिख तो रहा होगा, बड़े से और बड़ा कर देता हूं बोलो तो। तुला राशि, तुला राशि में चित्रा नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र होगा और विशाखा नक्षत्र होगा। ये गणित है भैया। और सब नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, ठीक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। धनु राशि मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ठीक। मकर राशि उत्तराषाढ़ा का द्वितीय चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक, श्रवण का प्रथम से चतुर्थ तक, और धनिष्ठा का मात्र 2 नक्षत्र है, क्योंकि धनिष्ठा को फिर कुंभ राशि में 2 और मिल रहे। जैसे अभी शनि कहाँ चल रहे हैं? शनि अभी कुंभ में जाने वाला है, ठीक है। तो शनि चतुर्थ चरण में चल रहा है, ठीक है। ये शनि जो है धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में आएगा, और जैसे ही सदविषा में आएगा तो क्या हो जाएगा वो? इसके बाद कहाँ जाएगा वो? चतुर्थ चरण से तृतीय में जाएगा ना। इसके बाद शनि अभी वर्तमान में धनिष्ठा के नहीं, शनि धनिष्ठा के द्वितीय में चल रहा है। शनि अभी मकर में है, धनिष्ठा के द्वितीय चरण में शनि चल रहा है आपका। और जब वो मकर में जाएगा तो क्या होगा? कुंभ में जाएगा तो क्या होगा? तृतीय चरण आएगा।
तो 17 जनवरी से उसका तृतीय चरण भी आएगा। आप देखते हो कि जैसे ही शनि राशि बदलता है तो सभी ज्योतिषी जो है गोचर के हिसाब से उसका वीडियो बनाने लगते हैं, और कुछ ज्योतिषी तो कहते हैं कि साहब शनि ने तो अब चरण भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चरण चेंज कर दिया है तो वो अपने धनिष्ठा नक्षत्र का ही दूसरे से तीसरे नक्षत्र में शनि आ गया, तो उसके भी वीडियो बनाते हैं। हालांकि उसका कोई औचित्य होता नहीं है, लेकिन अब गोचर है, बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं मीन राशि। यदि किसी जातक की मीन राशि है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रा और उत्तरा भाद्रा के पूर्वा भाद्रा का चौथा चरण, उत्तरा भाद्रा का 1 2 3 4 चरण और रेवती के पूरे 4 चरण। ठीक है, जैसे कि मेरी रेवती है, मेरा नक्षत्र रेवती है और मेरा जन्म रेवती के द्वितीय चरण में हुआ है। ठीक है, तो मेरा चंद्रमा यहाँ पे है, 22 डिग्री का चंद्रमा है मेरा। ठीक, ये गणित हो गया। अब जब आपने देखा होगा कि मैंने एक और चीज बताई, पंचक कैसे लगता है। पंचक देखो, जब भी चंद्रमा यहाँ आए, कहाँ पे, कुंभ राशि में आए, कुंभ राशि के तृतीय चरण में चंद्रमा इंटर करे तो पंचक लग गया। ठीक, तो पंचक के कौन कौन से नक्षत्र हैं भैया? पंचक के 5 नक्षत्र है, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। इन नक्षत्रों में जब शनि रहता है चंद्रमा तो हो जाता है पंचक। आपने सुना होगा कि पंचक में उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके बड़ी शांति करानी पड़ेगी, शांति कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुंभ राशि से मीन राशि तक चंद्रमा रहेगा। अब चंद्रमा यहां से लेके यहां तक रहेगा। ठीक है, तो जब चंद्रमा मकर से कुंभ में जाएगा तो वो कितने डिग्री का होगा? 0 से 13 डिग्री का, 0 से 3 डिग्री तक का रहेगा वो जब आएगा 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये तृतीय चरण में हुआ और यहां से जैसे ही भी इंटर मारा तो मान के चलो कि पंचक लग गया भैया। तो बोले यार पंचक लग गया, तो पंचक क्या होता है? पंचक 5 नक्षत्रों में लगता है। कौन कौन से? रेवती, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, पूर्वा भाद्र नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 नक्षत्रों में पंचक लगता है, लेकिन धनिष्ठा के वो 2 नक्षत्रों में लगता है। धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में जब चंद्रमा आएगा तो पंचक लगता है। ठीक, यार पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है मैं नहीं जानता, ये तालिका बड़े काम की। अब और चलें, अब चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये चंद्रमा, मैंने ये इसको ऐसे मैंने चंद्रमा बनाया। ठीक है, अब जैसे चंद्रमा मान के चलो कि आपका चंद्रमा 0 डिग्री का है अश्विनी नक्षत्र में, तो ये प्रथम चरण में कहलाएगा। अब इन्हीं के अनुरूप चरणों में आपके नक्षत्र अक्षर भी होते हैं, वो कैसे पता लगेगा? अब ये देखते, ये तालिका देखो, मान के चलो कि मैं अपना ही बताता हूँ यार समझाने के लिए। ठीक है, मैं अपना ही बताता हूँ आपको बताने के लिए। ओ महाराज थोड़ा बड़ा हो जाना। हाँ, मेरा रेवती नक्षत्र है। ठीक है, और मेरे नाम दिनेश है, तो मेरा चंद्रमा जो है ना यहाँ पे था 22 डिग्री का। ठीक, और मेरा दा आया और आपका चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो चा मिलेगा, ची मिलेगा। तो ऐसे नक्षत्र अक्षर के नाम भी तय। अश्विनी यदि किसी का नक्षत्र है जन्म के समय और उसका प्रथम चरण में चंद्रमा है तो चू से नाम आएगा, और दूसरे चरण में है तो चे से नाम आएगा, तीसरे में तो चो से नाम आएगा, चौथे में तो ला से नाम आएगा। ऐसे कोई गणित फिक्स गणित है। ठीक है, फिक्स गणित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए शादी मिलान के समय आपकी जन्म कुंडली सही हो तो शादी मिलान का मतलब है। लेकिन कोई लोग नाम सही मिला रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये दुनिया है यार, जिसको जो करना करे। तो ये नक्षत्र ज्ञान और अक्षरों की तालिका है। जैसे मान के चलो कि आपका जन्म, उदाहरण के लिए आपका जन्म भाई मघा नक्षत्र में हुआ है। अब हम बताएं कि मघा नक्षत्र गंडमूल श्रेणी का कहलाता है, वो भी बताऊंगा कि गंडमूल श्रेणी के नक्षत्र क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि यार आपका जन्म यदि मून इसमें है, मून नक्षत्र में है, मेष का है, तो मेष जो है ना ये भी गंडमूल कहलाता है। आपका चंद्र में अश्विनी नक्षत्र भी गंडमूल का ही कहलाता है। ठीक है, ये केतु का नक्षत्र कहलाता है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में भी आपका जन्म हो तो गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। ठीक, तो केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र गंडमूल श्रेणी के नक्षत्र कहलाते हैं। इसको भी देख ही लेते हैं अपन। ये लो देखो, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, आश्लेषा के 4 चरण, मघा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण, मूला के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गंडमूल नक्षत्र।
जब आपका चंद्रमा जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी में हो, आश्लेषा में हो, मघा में हो, ज्येष्ठा में हो, मूल नक्षत्र में हो, रेवती में हो, अरे रे 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 बोले यार इसका चंद्रमा तो यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा, गंडमूल है इसका, बोले शांति करानी पड़ेगी। जन्म के समय शांति कराते हैं, माता पिता उसका मुंह नहीं देखते, जब वो नक्षत्र दोबारा 27 दिन आता तो उसकी शांति कराते हैं, और शांति कराना चाहिए, ऐसा हमारे ज्योतिष में प्रावधान है। क्योंकि ये मूल नक्षत्र काफ़ी तकलीफ देते हैं यार। मूल नक्षत्र वालों की कुंडली जब भी आती है तो बड़े परेशानी में रहते हो। अब मैं ही खुद मूल नक्षत्र का हूँ, ठीक है। अब ये राजयोग वाला है मेरा यार, ठीक है, तो राजयोग प्राप्त हुआ है मेरे को, मेरी सरकारी नौकरी में हूँ अभी भी मैं, ठीक है। राजयोग मिला कि नहीं मिला, मिला ना ईमानदारी से, तो भैया ऐसा है ज्योतिष का खेल। अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक। अब आपका ये चंद्रमा ही तय करता है कि नवांश तय करेगा, ठीक है। जैसे यदि आपका चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का है, बिल्कुल बिल्कुल नया 0 में आया है, तो नवमांश में कैसा होएगा, नवमांश में वो जो है ना, नवमांश क्रम के पहले नवमांश में आएगा और मेष राशि में आएगा। ये देखो ये नवमांश की राशि लिखी है यहाँ, ठीक, ये इस तरीके से राशि यहाँ पे है, और ये 12 तक जाएगी, फिर मेष राशि आ जाएगी। इस तरीके का नवमांश राशि क्रम है। यदि आपका 0 डिग्री का चंद्रमा है तो मान के चलो नवमांश में मेष राशि में गया होगा। अब मैं आपको उदाहरण से बताऊं, चलो मैंने सॉफ्टवेयर खोल लिए, ये सॉफ्टवेयर में मेष लग्न की कुंडली, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, और ये नवमांश कुंडली बनी है। चंद्रमा देखो कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, मेष राशि में है, ठीक है। और यदि ये चंद्रमा 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाए तो कहाँ चला जाएगा, ये दूसरे उच्च का हो जाएगा। यदि आपका चंद्रमा 3 डिग्री 20 कला से आगे है तो उच्च का होगा आपकी डिग्री में। यदि किसी जातक की अश्विनी नक्षत्र है और वो उसका चंद्रमा द्वितीय चरण में है, उसका चंद्रमा द्वितीय चरण में है, अरे यार हाँ, वो मेरा भाई, हाँ ये द्वितीय चरण में है, ठीक है। और उसका डगरा, उसका चंद्रमा 3 अंश 20 कला से 6 अंश 20 कला है, तो वो नवमांश में चंद्रमा उच्च का हो गया और वो वृषभ राशि में चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप सभी राशियों का तय कर लेते हो। आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि देखो यार सभी राशियों के नक्षत्र फाइनल है, ठीक। मेष राशि में 3 नक्षत्र होंगे, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ठीक। इसी तरीके से सब राशियों का ये गणित है, ज्योतिष पूरी गणित पे टिकी हुई है, ठीक। ये बता दिया, और ये भी बता दिया कि इतने अंश में होगा तो नवमांश में वो कहाँ जाएगा, क्योंकि नवमांश क्यों देखा जाता है, नवमांश ग्रहों के बलाबल तय करने के लिए होता है। कैसे बलाबल, यदि कोई ग्रह नीच का हो, ठीक, और यदि कोई ग्रह नीच का हो, उच्च का हो D1 कुंडली में, लग्न कुंडली में, और वो वहां जाके नीच का हो गया हो तो बड़े खराब फल देगा। अभी मेरे पास एक जस्ट कुंडली आई थी, ठीक है, तो उसका चंद्रमा शनि मकर में था और D9 में नीच का हो गया था। वो जातक बड़ा परेशान था, नवमेश होके, नवमेश चंद्रमा भी परेशान कर रहा था, ठीक है। तो ये नवमांश कुंडली में ग्रहों के बलाबल देखे जाते हैं, ठीक है। नवमांश कुंडली पत्नी का सुख देखने के काम आती है। षोडश कुंडली होती है 16 प्रकार, षोडश कुंडली मतलब 16 प्रकार की कुंडली होती है। इसीलिए आदरणीय के.एन. राव साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज के नक्षत्र बताता है कि आज तुम्हारा मेष राशि यहाँ पहुंच गई है तो तुम्हारे में ये मेष राशि वालों को ये होगा, वो झूठ पे टिका विज्ञान है, सच नहीं होता है, ठीक है। तो कुंडली का गणित बहुत बड़ा है। केवल चंद्रमा के मूवमेंट के आधार पे गोचर बता देना ठीक बात नहीं है। तो हमने क्या जाना आज, पहले तो हमने जाना कि भाई इस तरीके से सभी नक्षत्रों के चरण होते हैं। पुनर्वसु पहले में जन्म होगा तो के से नाम आएगा, पुनर्वसु दूसरे में चरण में जन्म होगा तो को से नाम आएगा, पुनर्वसु के तीसरे में होगा तो हा से नाम आएगा, पुनर्वसु के चौथे चरण में होगा तो ही से नाम आएगा, ठीक है। और इसी अनुरूप अक्षर नाम हम लोग रख लेते हैं फिर, ठीक है, कि भाई अश्विनी किसी का रोहिणी नक्षत्र है, प्रथम चरण ओ से नाम आएगा, ओमकार रख दिए, वा से है तो वागीश्वर रख दिए, वी से है तो विकी सिंह रख दिए, है ना। इस तरीके से नाम हम लोग रखते हैं नक्षत्र तालिका के अनुरूप। और ये सभी नक्षत्रों की ये तालिका यहाँ पे इस तरीके से ये दी हुई है, ठीक। इसमें सारी बात, सारे नक्षत्र आ गए, ठीक। और ये जो तालिका है, नवागत जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको पल्ले नहीं पड़ता यार कि कैसे समझाया जाए,
तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाया भैया, ये चंद्रमा का बड़ा खेल है यार, ज्योतिष में चंद्रमा ही तो है सब कुछ तय करता है, राशि। अब इसी तरीके से लग्नों का भी खेल होता है कि भैया आपका जब आपका जन्म हुआ तो आपकी जो है लग्न कहाँ थी, लग्न आपकी मेष राशि थी, मेष राशि में की लग्न होगी और जितने डिग्री की लग्न होगी उसी अनुरूप आपके नवमांश की लग्न तय होगी। ठीक है, तो ये ज्ञान आपको मैंने आज दिया। उम्मीद है कि ये जो नक्षत्रों की तालिका आपको काफ़ी पसंद आई होगी और ये समझाने का ढंग, देखो 108 पूरे आ गए, पूरे 108 नवमांश आ गए, क्योंकि एक ना, अब ये भी बता ही देता हूँ यार थोड़ा सा, देखो एक राशि में जैसे ये मेष लग्न है ना, ये लग्न मेष है और चंद्रमा 0 डिग्री का, तो इसमें 9 भाग नवमांश के होते हैं। उसको कैसे देखेंगे, उसको देखते हैं यहाँ से अपन। ठीक है, ये देखिए ये मेष राशि है, अब इसको कैसे बड़ा करूँ, इसको बड़ा करना संभव नहीं है, ये मेष राशि है। ठीक है, ये मेष राशि में 1 से लेकर 9 तक भाग है और ये पूरे एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, तो 12 राशि के 9 नवमांश के हिसाब से 12 और 9 का गुणा करोगे तो 108। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं, उसके 4 चरण, 27 में 4 का गुणा करोगे तो 108, इसलिए संत श्री नाम लग देते हैं, श्री श्री 108 स्वामी जी महाराज आ रहे हैं। 108 बड़ा शुभ होता है। ठीक है, श्री श्री 108 आ रहे हैं, कोई 1008 रख लेता है, और साधु संत लोग उनको तो जो चाहे नाम रखना, उनकी तो ऐसी दुनिया है, जो चाहे 108 नाम। इसीलिए माला के गुरिया में भी 108 गुरिया होती है। यदि कोई माला एक बार जप ले तो उसकी ग्रह शांति होती है बिना पैसे के, पैसे नहीं लगते हैं। तो ये भैया ज्योतिष का विज्ञान है। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो और समझाने का तरीका आप लोगों को सरल लगा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आज ये भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि गुरु उच्च का होने के बाद तकलीफ क्यों देता है। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को झेल लो, मतलब सुन लो। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए था, सरल ज्योतिष पार्ट 1, जो नवागत लड़के ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए। देखो ज्योतिष आजकल क्या हो रहा है कि टीवी में आता है ज्योतिष में, वो 390 में ज्योतिष सिखा रहा है, कोई 200 रुपये में ज्योतिष सिखा रहे हैं। तो ज्योतिष में केंद्र, हमारे गुरु केंद्र राव साहब कहते 20 लाख श्लोक हैं और तरह तरह की ज्योतिष की किताबें हैं, 1800 ऋषि हुए हैं, जेमिनी पद्धति, ऋषि पद्धति, और जब विंशोत्तरी दशा से, नक्षत्र प्रणाली से, तो 44 दशाएं होती विंशोत्तरी की, और राशि पद्धति से लगभग 40 से 50 जेमिनी की चर दशाएं हैं। ठीक है, तो ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है। कोई कहता 390 में सिखा रहा हूँ, सीख रहे हैं लोग, बिल्कुल 390 में ज्योतिष सिखा रहा है। ऐसे ऐसे ज्योतिष सिखाने वाले हैं जो बोले मेरे नोट्स से सीख लो, और तो और लोग 1 लाख में सिखा रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ने को नहीं बता रही, ऋषि पाराशर की ये पढ़, किताब पढ़ लेना। तो ये कलयुग का असर बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। लोग बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ज्योतिष सारे लोग ज्योतिष सिखाने लगे दिल्ली में, गुड़गांव में। तो क्यों भैया, तू तो इतना बड़ा ज्योतिष था, क्या तेरी दुकान बंद हो गई क्या? जैसे शेयर मार्केट में सभी लोग आपको शेयर ट्रेडिंग कैसे करें इसका वीडियो बना रहे हैं, वो व्यक्ति खुद जिंदगी में शेयर से हार गया, इसके बाद वो शेयर सिखाने की वीडियो चालू कर रहा। उसी तरीके से ज्योतिष सिखाने के हजारों वीडियो आपको, और सब ज्योतिषियों ने लगा कि यार ज्योतिष सिखाने से, एक बैच से मैंने 1 लाख रुपए लूंगा और एक बैच में 10 मुर्गे आ गए तो मेरे 10 लाख पक्का। ठीक है, यदि चलो बहुत बड़ा है, 1 लाख तो ज़्यादा रेट हो गया। यदि मैं एक व्यक्ति से 50,000 ज्योतिष में लेता हूँ सिखाने के 6 महीने के, तो यदि 5 आ गए तो 2.5 लाख ये हो गए भैया। अब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये कुंडली दिखाने में देगा, और कितने लोग हैं ऐसे, तरह तरह के चैनल हो गए, ये वीडियो हो गए, दुनिया भर कितने लोग ज्योतिष जान गए हैं आजकल लोग। अभी मैं एक ही कुंडली देखा, बोले मैं साहब ज्योतिष जानता हूँ पूरी। तो हर एक आदमी कहता साहब आप मेरी कुंडली देखो, लेकिन मैं ज्योतिष जानता हूँ पूरी। तो इसीलिए ज्योतिषी क्या करने लगे, दिल्ली के और शहरों के, महाराष्ट्र के, कलकत्ता के, वो ज्योतिष सिखाने लगे। यार एक बात बताओ, जिसकी बहुत अच्छी ज्योतिषी है, फलित बताता है, अरे उसके घर में तो लाइन लग जाएगी, बड़ी बड़ी कारें आएंगी, कार, उसके पास टाइम नहीं रहेगा सिखाने का। समझ गया ना? तो ये कलयुग है,
तो मुझे लगता है कि ज्योतिष सिखाने की बात बोलते हैं लोग, टेक्स्ट बुक पढ़ लो और ढेर सारी चैनल है। वो श्रवण गर्ग साहब ने तो 1000 से अधिक चैनल वो डाल दिए हैं। धीरे 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 ज्योतिष सीखोगे कि लड्डू है गप से खाया। अरे ऐसे नहीं होगा भैया, ज्योतिष विद्या धर्म की विद्या है, वेदों की विद्या है, ठीक है। धीरे 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 आदमी सीखता। मेरे घर में तो लाखों की किताबें रखी है और उससे कोई फलित नहीं आता। ऋषि ऋषि पाराशर बोल गए कि भैया इस कलयुग में मानव का खोपड़ा, स्मरण शक्ति बहुत कम होगी मानव की, और वो मूर्ख से फलित नहीं बनेगा बोले। तो ये कलयुग में किसको फलित बन रहा है यार? बस नवमेश अष्टमेश बता दो और 7.5 बता दो, किसी को इधर अपना जीवन चल जाता है, ठीक है। 1-2 लोगों में बहुत क्वालिटी वाले ज्योतिष तो बेचारे उनके रेट बहुत है, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, 1 महीने की टाइमिंग देगा। तो तरह तरह का खेल है। तो ये ज्योतिष सीखने वालों के लिए है भैया। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करोगे? सॉफ्टवेयर जो है पाराशर लाइट सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी के लिए सीताराम झा की किताब लो। कल एक माताजी ने फ़ोन करी थी, मेरे बेटे को ज्योतिष सीखना है, बहुत हड़बड़ी में थी। बोले साहब आप तो मेरे को किताब बता दो, मैंने आपका नंबर आपके जो ज्योतिष सीखें किताबों से ली है। तो मैंने कहा उसमें माताजी हमने सारा बता दिया। नहीं, उसमें हमको अब ये भी बता दो कि हम किताब कहाँ से लें। बताओ यार, हमने वीडियो भी बनाए, हम ये भी बताएं कि किताब कहाँ से लेंगे। किताब कहाँ मिलेगी यार? आज के ज़माने में सभी शहरों की किताब दुकानों में लग गया है ताला, क्योंकि सब बिकती है ऑनलाइन। तो आप अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, exoticartindia.com, मैंने उसके भी चैनल बना दें कि बता दिए कि यार इस वेबसाइट को ना यहाँ से अमेजोन से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो। तो मेरे यदि चैनल में आप जाओगे और प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें सब मिलेगा। ये तो बड़ा महंगा बताता है, एक तो किताब भी बताओ या साहब फिर ये कि किताब कहाँ से मिलती है। सिंपल बात है यार, लिखो गूगल में कहाँ से किताब मिलेगी, किताब का नाम लिखो, सब किताब दुकान सब मिल जाएगा। तो थोड़ी सी आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हर एक आप ज्योतिषियों को इतना थकाओगे यार, तो अपन को क्या रुचि यार। एक बार चैनल वीडियो बना के ठीक है, वही चीज़ बार बार थोड़ी बताएंगे यार अपन। कोई जो मेरे वीडियो बनाने से कोई मुझे लाखों रुपये थोड़ी मिलता है यार। मैं तो इसलिए जो बनाता हूँ ज्योतिषी पे, इसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा हूँ। तो फिर बोले पंडित जी आप एस्ट्रोलॉजर हो क्या? हाँ, कुंडली देखते हो कि हमने कितना पैसा लोगे, इतना पैसा लेंगे। तो मेरे जो कस्टमर है उसको मैं अट्रैक्ट करता हूँ इसी माध्यम से, मेरा ये हित जुड़ा और मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। तो यही रहते कभी लोग। अब पाराशर लाइट का मैंने वीडियो बना दिया यार। पाराशर लाइट का गूगल में लिखोगे, पाराशर लाइट सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, वहाँ से ले लो। तो लोग मेरे को फ़ोन कर देते हैं यार। तो कभी कभी दिमाग जो है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, कि यार सबको आदमी को यदि सहजता से बता दिया जाए, थोड़ा सरल बन जाए, घमंड ना दिखाएं, एटीट्यूड ना दिखाएं, तो लोग फिर उसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मेरा मन होता है तो मैं कुंडली देख देता हूँ, पैसे नहीं मांगता। अब उसको मैंने बोला यार ठीक 12 बजे बाद फ़ोन करना, तो 12 बजे फ़ोन नहीं करेगा, वो 4 बजे फ़ोन करेगा। भाई तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, जो तुम्हारे लिए 4 बजे बैठे रहेंगे। भाई हम पढ़ते रहते हैं, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, गीता में उलझा रहता हूँ उसमें, ठीक है, मैं पढ़ता रहता हूँ। अब मैंने उसको 12 बजे का टाइम दिया और कंप्यूटर खोल के बैठा, तो फ़ोन नहीं करेगा वो। कब करेगा? 4 बजे करेगा। क्यों भाई, हम नौकर हैं तुम्हारे क्या? तो इस तरीके से लोग सदा सहायता का दुरुपयोग करते हैं। अब मैं बोलता हूँ 5,000 रुपये लूँगा, मैं घर में एक लड़की रखता, फ़ोन उठाएगी, महाराज जी बिजी है, 5,000 रुपये दो तो बात करना। अब दिन में मेरे 2-3 मुर्गे फंस ही जाएंगे इसमें। मैं ऐसे नहीं करता, फ़ोन उठा लेता हूँ, बता देता हूँ। अब कुछ लोग बोलते साहब बहुत हम कड़के हैं, हमारे पास पैसे नहीं, मुझे चल भाई देख देते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। तो उन लोगों का भी जो एटीट्यूड रहता है ना कि बोले साहब हमारे हिसाब से देखना। अरे भाई हमारे नौकर नहीं तुम्हारे, ठीक है, हमारा मन होगा तो देखेंगे। वो ज्योतिष विद्या से हमारा कोई घर भर नहीं पलता भैया। शौक के लिए मैं ज्योतिष करता हूँ, शौक किया। इस ज्योतिष से कौन पड़ेगा? ये तो सिर्फ झूठ के धंधा है ज्योतिष यार। फलित फलित कोई आता नहीं भैया। देखो अष्टमेश नवमेश बता दिए, द्वादश बता दिए, 7.5 आ गई। बेचारे के जिसका राहु की दशा आई तो वो तो परेशान खुद ही यार। वो भी ज्योतिषी की क्या परीक्षा लेगा यार? मेरे पास तो ज़्यादातर राहु वाले आते हैं, ठीक है। तो कलयुग में कोई ज्योतिष नहीं है भैया, ये तो सब टाइम पास ही के साधन हैं। देखो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कट होती है। आपका सप्तम भाव बिगड़ा होगा तो पत्नी संबंध खराब होंगे यार। इसी तरीके से बहुत सारे लघु पारसरी के सिद्धांत है और ग्रहों के बलाबल है, ऊंच है, नीच है, ग्रहों की बैठक, इस आधार पे बहुत सारे फलित निकाले आसानी से जा सकते हैं। वह भी हमेशा काम नहीं करते। भिन्नाष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग वह भी काम नहीं करता। अभी मैंने 2 कुंडली देखा हूं, ठीक है,
उस 2 कुंडली में उच्च के गुरु की दशाएं चल रही थी और जातक परेशान है, नवमेश की दशा में भी जातक परेशान है। जब आप देखोगे पूरे ज्योतिष के सूत्र फेल होते नजर आते हैं कई जगह, तब ऐसा लगता है कि लघु पारसरी काम आती है। इसलिए लघु पारसरी जिसको ज्योतिष सीखना है, लघु पारसरी मेजर खोत की या सीताराम झा की या उड्डूदाय प्रदीप मोतीलाल बनारसी वाले दास की, कि लघु पारसरी पढ़ना चाहिए। कि भाई मीन लग्न में शुक्र अष्टमेश है, मीन लग्न में शुक्र अष्टमेश है, तो अष्टमेश की दशा बहुत खराब फल देती है, चाहे वो शुक्र उच्च का हो। ठीक, तो भैया इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। उम्मीद है 25 मिनट का ज्योतिषी लेक्चर ये उन लोगों को अच्छा लगा होगा, और कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, ये सब फालतू काम है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं किसी भी अपने दर्शक को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बताता हूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई लाइक कमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको ज्योतिष में और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि गुरुजी हमको ना इस टॉपिक में आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इस टॉपिक में मुझे ये किताब बता दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो मैं उस अनुरूप वीडियो बना दूंगा। मैंने आपको क्या बोला, ज्योतिष से मेरा पेट नहीं भरता है, ज्योतिष में अपने इंटरेस्ट के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ शुद्ध आध्यात्मिक आदमी। मेरी रुचि तो भागवत पढ़ने में रहती है, गीता पढ़ने में, और वेद पढ़ने में, तरह तरह के मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में, मनुस्मृति में पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं ज्योतिष में बहुत घुसता हूँ। देखो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम भागवत में लिखा है, ईश्वर को कुछ भी हो तो भगवान के नाम ले तो गृह शांति होती है। अब कहाँ ज्योतिष में जे राहु काल सर्प योग और जे तमाशे और जे तमाशे। जब हम पूरा श्रीमद् भागवत, गीता या महाभारत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष में बताए गए जो तरीके हैं उससे व्यक्ति का भला क्या होगा यार। भला तो लोगों का भगवान की भक्ति से होगा। और आगे अभी मैं पढ़ रहा था, प्रारब्ध कभी नहीं मिटता है, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए ईश्वर के नाम लेने से आपकी ग्रहों की शांति, मतलब थोड़ा सा कल्याण करते हैं, थोड़ी मदद करते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली छोटे रूप में तब्दील हो जाती है। लेकिन प्रारब्ध मिटता नहीं है। एक ही तरीका है, ईश्वर भक्ति करने से ईश्वर की ताकत, भक्ति माता की ताकत। भक्ति माता के 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, और भक्ति माता कहती है कि मैं सारे कष्ट केवल अपने भक्तों का दूर करती हूँ, ईश्वर भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, शिव भक्ति से, राम भक्ति से। तभी प्रारब्ध को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उसकी टांग पकड़ के खींची जा सकती। अदरवाइज डेस्टिनी इज फाइनल है, डेस्टिनी फाइनल है, उसको नहीं मिट सकते। तो भैया ये 28 मिनट का वीडियो हो गया है। आप लोग यदि आगे और कमेंट करोगे तो होगा तो बता दिया जाएगा। कोशिश करता हूँ कि आज मैं गुरु पे जो बात कर रहा था कि गुरु कैसा उच्च के भी होके तकलीफ देता है। ठीक है, लघु पारसरी के सिद्धांत काम करते हैं। हरे कृष्णा बोल के वीडियो को मैं विराम देता हूँ।